सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर एक सवाल आज भारत में हर आदमी के मन में है और वो सवाल ये है कि ये कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, कब वैक्सीन मिलेगा, कब वैक्सीन लगाया जाएगा और कब वो पहले की जगह, पहले की तरह खुली हुई जिंदगी जी पाएंगे। ये वैक्सीन कितना कामयाब होगा? क्या ये वैक्सीन लेने के बाद लोग निश्चिंत हो पाएंगे कि कोरोना नहीं होगा? जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाने के बाद होता है कि अगर उसको सही ढंग से पिला दिया गया तो फिर नहीं होता है। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जिनसे कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो खत्म हो गई, जैसे चेचक, माता जिसको हम कहते हैं, वो भी खत्म हो गई। अब ये जो कोरोना माता है, इनके वैक्सीन का की चिंता जो है लोगों के मन में बहुत ज्यादा है। क्या हो रहा है? कभी रसिया से खबर आती है कि वैक्सीन बन गया है, बस बाजार में आने वाला है। कभी चीन दावा करने लगता है कि बस तैयार है। इसी बीच खबर आती है कि जो ब्रिटेन जिस पे काम कर रहा था, जो कैम्ब्रिज में काम हो रहा था, वो रोक दिया गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया। भारत में भी कुछ लोग तो दावा कर चुके थे कि 15 अगस्त को ही आ जाएगा। 15 अगस्त गया, 15 सितंबर भी चला गया। खैर, अभी कोई निश्चित तौर पे कहा नहीं जा सकता। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर अशोक जैनर लंदन से, ब्रिटेन से, और डॉक्टर अशोक सिंह मुंबई से। डॉक्टर अशोक सिंह जो है, डॉक्टर अशोक सिंह सिटी हॉस्पिटल मुंबई के डायरेक्टर हैं, कोरोना के इलाज से जुड़े हुए हैं और काफी रोगियों के जीवन को बचाने में और इसके अलावा कोरोना के जो सीरियस पेशेंट हैं उनके इलाज का प्रोटोकॉल डेवलप करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसी तरह से डॉक्टर जैनर, जिन्होंने कि लंबे समय, शुरू से ही, तो पिछले मार्च अप्रैल से ही वो जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं, डॉक्टरों के संपर्क में हैं और काफी सारे रोगियों की जान बचाने में उन्होंने मदद भी की है। और आज हम सिर्फ एक ही मुद्दे पर दोनों से बात करेंगे कि ये वैक्सीन महारानी कब आएंगी, कब तक इनके दर्शन होंगे और कब हम इनकी कृपा से जो है वो उन्मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर जैनर, पहला सवाल आपसे ही है कि सबसे ज्यादा उम्मीद तो लोग यहाँ कर रहे थे कि जो कैम्ब्रिज में शोध हो रहा है, जिसका एक हिस्सा भारत में भी चल रहा है, कि वो वैक्सीन आ जाएगा तो फिर भारत को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसी बीच रसिया ने किया कि उसका वैक्सीन तैयार है। अब चीन ने भी कह दिया कि उसका भी वैक्सीन तैयार है। स्थिति क्या है? कब तक आम आदमी को वो उपलब्ध होगा? शैलेश जी, इसको आप बेसिक समझे कि वैक्सीन एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि रात रात में कोई बना के इसको ले आए। और जहां तक लोगों को गलत धारणा पैदा हो गई कि वैक्सीन आई और कोरोना खत्म हुआ, ये भी नहीं है। अगर वैक्सीन आ भी जाए तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीन देने में बहुत समय लगेगा। तो वैक्सीन पहले डेवलप होती है कि एक प्रोटीन डेवलप किया जाता है जिससे कि उस वायरस के खिलाफ इफेक्टिव एंटीबॉडी बन सके। तो इसमें ऑक्सफोर्ड सबसे आगे था, ये कैम्ब्रिज नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है वैक्सीन। या तो वहां तक इसमें जब आप उस प्रोटीन को सही तरीके से, सही टेक्निक से डेवलप कर लेते हैं, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में फेज 1 शुरू होता है। और फेज 1 शुरू होने से पहले आपको अपनी सारी परमिशन लेनी पड़ती है, रिसर्च अथॉरिटी से, रेगुलेटरी बॉडीज से डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। फेज 1 में पहले एक सब्जेक्ट, एक आदमी को दिया जाता है बड़े कंट्रोल रूम में, हॉस्पिटल के अंदर, कि कहीं उसको एडवर्स रिएक्शन ना हो जाए, सडनली शॉक ना हो जाए, कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। तो उसको अचानक नहीं दे सकते। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, उसको अस्पताल में रखते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद 2 लोगों को दिया जाएगा, फिर कुछ दिन बाद में 4, फिर 8, फिर 10। तो उनको रिक्रूट करने में फेज 1 में ही महीनों लग जाते हैं। आप जब फेज 1 आपने 100 या 200 पे कर लिया, उसके बाद आप बढ़ते हैं कि फेज 1 के रिजल्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ते हैं, पब्लिश करने पड़ते हैं, तब आप फेज 2 में मूव कर सकते हैं। फेज 2 में आपको करना होता है कि इसके वैक्सीन से एंटीबॉडीज तो बन रही है, साइड इफेक्ट, फिर एंटीबॉडीज अडल्ट में किस रेशियो में बन रही है,
ओल्ड वालों में किस रेशियो में बन रही है, बच्चों में किस में, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, बच्चों का, ओल्ड एज का, अडल्ट का। और फेज 2 में कई 100 मरीज लेने पड़ते हैं, कई 100 सब्जेक्ट नॉर्मल। यहाँ तक हम ये नहीं देख पा रहे कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ पा रही नहीं लड़ पा रही, केवल हम देख पा रहे हैं कि एंटीबॉडीज बन पा रही नहीं बन पा रही। हम देख पा रहे हैं कि किस डोज में कितनी एंटीबॉडी बन पा रही है, किस डोज में बच्चों में, किस डोज में अडल्ट में, किस डोज में एल्डरली में। और हमें केवल एक डोज देनी पड़ रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए कि 2 डोज देनी पड़ रही है, 2 हफ्ते बाद एक और दें। फेज 2 में हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। फेज 2 हमें कई सौ मरीजों पर करना होता है। फिर से हम इसको पब्लिश करेंगे, अपने रिजल्ट्स डेमोस्ट्रेट करेंगे, फिर हमको परमिशन मिलती है फेज 3 में जाने की। अभी तक जो रशिया वाली है वो तो फेज 2 में पहुंची है। हर एक कंट्री ये तो कह देता हमने पा लिया, वो फेज 1 फेज 2 में वैक्सीन पाना नहीं होता है। फेज 3 असली टेस्ट करता है कि जिसकी मुलाकात होती है कोरोना वायरस से। उससे पहले कोरोना वायरस से कोई मुलाकात नहीं है, कोई आपस में लड़ाई नहीं है। फेज 3 में होता है कि जिसमें कई हजार सब्जेक्ट लिए जाते हैं। उनमें एक ग्रुप में वैक्सीन है, एक ग्रुप में वैक्सीन से सिमिलर प्लेसिबो है। अब उसमें 3-4 महीने बाद देखा जाए कि 3000 मरीज को वैक्सीन दिया, 3000 को प्लेसिबो दिया। अब 3000 में से वैक्सीन वाले ग्रुप में एक को भी कोरोना नहीं हुआ, और दूसरे 3000 में से पता चला कि 50% लोगों को होगा। तो तब हम कहते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव है कोरोना से लड़ने में। अगर आपने यहाँ गलती करी कि सारे मरीज उस कंट्री से ले लिए जहाँ कोरोना फैला हुआ ही नहीं है, तो वहाँ कोरोना से लड़ाई नहीं हो पाएगी वैक्सीन की। आपने नेपाल से ले लिया, तो इस समय सबसे अच्छा कंट्री जो है फेज 3 ट्रायल के लिए इंडिया है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड ने इंडिया से कोलैबोरेशन किया, क्योंकि इंडिया में ये फैला हुआ है इस समय। अगर हम दिल्ली से चाहें, दिल्ली से 3000 मरीज ले सकते हैं, इसके अलावा बम्बई से ले सकते हैं। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूके, इंडिया चुना। तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री एट द मोमेंट फॉर फेज 3 ट्रायल फॉर एनी वैक्सीन। अब फेज 3 में केवल अभी तक 5 वैक्सीन आगे बढ़ रही हैं। उसमें अमेरिका है, यूके है और चाइना है। तो इनमें से जो पहला आएगा, ऐसा नहीं है कि 1-6 महीने पहले आ जाएगा, ऐसा लगता है कि आसपास ही आएगा। कोई नवंबर में आ जाएगा, तो कोई जनवरी में, कोई दिसंबर में, कोई फरवरी में। अब इसमें देखना ये होगा कि इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन से रिजल्ट आ रहे। एक वैक्सीन ऐसी है कि वैक्सीन के बाद में पता चला कि 100% लोगों को कोरोना नहीं हो पा रहा। दूसरे में पता चला 80% को नहीं हो पा रहा, 20 को हो जाता है। तीसरे में पता चला 70% को नहीं हो पा रहा, 30 को हो जाता है। तो अभी ये देखना हमें बाकी है। और फेज 3 ट्रायल जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है। उसमें हमें 2-3 चीजें और पता चलती है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं है वैक्सीन के। ये भी पता चलता है कि 6 महीने बाद में वैक्सीन का इफेक्ट ही खत्म हो गया। 6 महीने तक तो है, और हमने ट्रायल ही 6 महीने बाद खत्म कर दिया। पब्लिक सोचे कि हम तो इम्यून हो गए लाइफ लॉन्ग को। तो जितना लंबा होगा फेज 3 ट्रायल, उतनी हमें जानकारी मिलेगी कि दोबारा होने का कितना चांस है, एंटीबॉडीज घटती जा रही है नहीं घटती जा रही है। अभी तक के जो सारी दुनिया में एविडेंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इसमें कहीं भी ऐसी गारंटी कोई वैक्सीन नहीं दे पा रही, ना दे पाएगी अभी, जो हमें लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यून कर दिया। जैसा आप पोलियो की बात कर रहे हैं, मीजल्स की बात कर रहे हैं, ऐसी संभावना है कि कुछ वैक्सीन हो सकता है 2 साल तक काम करे, कुछ 1 साल तक करे और फिर दोबारा देना पड़े, जैसा कि और दूसरे फ्लू वायरस में होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये वैक्सीन आई और ये चला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। वैक्सीन आएगा और आ करके हम जीवन भर के लिए राहत दे देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर अशोक सिंह, आपकी नजर तो होगी कि भारत में जो ट्रायल हो रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है। मैं जरा भारत की स्थिति को समझना चाहता हूँ। विकट समस्या है, बहुत बड़ी आबादी है, चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है, बहुत गरीबी है,
कोई अगर 10,000 का वैक्सीन आ भी जाएगा तो किस काम का भारत के। तो वो सस्ता भी हो और वो ऐसा भी हो कि वो सब लोगों को उपलब्ध हो सके। तो क्या जो भारत में जो ट्रायल हो रहे हैं, 2-3 कंपनियां, भारतीय कंपनियां, एक तो ऑक्सफोर्ड का ट्रायल हो रहा है यहाँ, वो अलग बात है। 2 भारतीय कंपनियां जो है दावा कर रही हैं कि उसका ट्रायल हो रहा है। क्या स्थिति है? क्या वो जो है हाल फिलहाल में हमें उपलब्ध होने की उम्मीद की जा सकती है? वैसे तो कोई एक के बारे में कहा गया था कि 15 ही अगस्त तक हो जाएगा। वो तो खैर उसके बारे में क्या कहें, उत्साही लोग हैं। नहीं ठीक है, अपना एम रखना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त रखा, नहीं तो 26 जनवरी तक तो आएगी, हम लोग बात किए ही था पहले। देखिए जनरल साहब ने इतना अच्छा समझा दिया कि वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे ट्रायल होती है, जल्दीबाजी में नहीं हो सकता है, फुल ट्रायल होने के बाद ही होगा। तो अभी आपको उन्होंने बताया कि इंडिया सबसे अच्छी जगह है फेज 3 ट्रायल के लिए। और दूसरी एक चीज और है कि वैक्सीन की ट्रायल कहीं भी हो जाए, वैक्सीन कोई भी शोध कर ले, वो उसका मोर देन 50% प्रोडक्शन तो इंडिया में होने वाला है। इंडिया के पास ही ऐसी कैपेसिटी है जो कि वैक्सीन इतनी लार्ज अमाउंट में बना सके, चाहे यूएस में शोध होने दीजिए, चाहे अमेरिका में, ब्रिटेन में होने दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग तो अपने इंडिया में ही होएगी। क्यों? चाइना के पास तो हमसे बड़ी कैपेसिटी है। चाइना छोड़ दीजिए, चाइना को एकदम बाहर रखिए। वो चाइना ने तो ऐसा किया है कि उसको तो वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसका बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो हम लोग कभी डिस्कशन में लाना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट शैलेश जी, मैं करेक्ट कर दूं, वैक्सीन मैन्युफैक्चर में हम चाइना से आगे हैं कैपेसिटी में। अच्छा, देखिए 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 आपका ये भी क्लियर हो चाइनीज के बारे में कहा जाता है ना कि ओवरनाइट वो कुछ भी कर सकते हैं। एक रात में उन्होंने कई हजार बेड का हॉस्पिटल बना दिया, ये 7 दिन में बनाया। वो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है कि आज प्रेगनेंसी हो गई तो कल डिलीवरी नहीं करा सकते, 9 महीना वेट करना पड़ेगा उनको। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये फिजियोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जहाँ पेड़ लगाएंगे तो 5 साल बाद ही बड़ा होएगा, आप उसको खींच के नहीं बड़ा कर सकते। बायोलॉजिकल प्रोसेस आदमी के हाथ में नहीं है। वैक्सीन भी एक मैन्युफैक्चर, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें मतलब सिर्फ ऐसा केमिकल करके आर्टिफिशियल केमिस्ट्री लैब में बनाना जैसा नहीं, जैसा डॉक्टर जैना ने बताया कि बहुत मेटिकुलसली फॉलो करना पड़ता है। अभी जहां तक आपने बात किया एग्जैक्टली कि अगर वैक्सीन इफेक्टिव तो रहेगी, ये तो बात डेफिनेट है, इफेक्टिव रहेगी। 3 महीना की इफेक्ट रहेगा, 6 महीना रहेगा, साल भर रहेगा, ये बोलना ट्रायल के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जितने कोरोना पेंडेमिक हुए हैं कभी वैक्सीन ट्रायल नहीं हुआ। एक चीज आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन पिग्स के लिए अवेलेबल है। पिग होते हैं ना, पिग, उनको कोरोना से डायरिया बहुत होता है, मॉर्टेलिटी बहुत होती है उनकी। तो बहुत सी कंट्री में पिग के लिए कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है। वो लोग एवरी ईयर बनाते हैं, पिग को लगाते हैं। हम लोगों को शायद लोग कोलैबोरेट कर भी रहे होंगे, पिग ह्यूमन से काफी मिलता जुलता है, तो उनसे थोड़ा सलाह ले तो शायद और जल्दी काम हो जाएगा उन लोगों का। ठीक है ना? हो सकता है ले भी रहे हो और बोल नहीं रहे हो क्योंकि हंगामा शुरू है। बहुत सारे लोगों को ये। डॉक्टर जैसे मैं एक गेस्ट चाहता हूँ कि गेस्ट तो खैर डॉक्टर हैं, आप नहीं करेंगे, लेकिन तब भी मैं एक कोई ऐसी तारीख अभी से कहा जा सकता है कि चलिए अभी इतने दिनों में तो कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी। शैलेश जी, अगर सैंपल साइज की बात है, जैसे हमको फेज 3 में 3-4 हजार मरीज चाहिए, तो सैंपल साइज तो हमारे पास हो जाएगा बहुत जल्दी। सैंपल साइज में प्रॉब्लम नहीं आ रही। भारत में 3-4 हजार के लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम वैक्सीन टेस्ट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं ताकि वैक्सीन पूरी दुनिया में इफेक्टिव रहे, तो हर तरीके के आदमियों को लिया जाए ट्रायल में। इंडियन भी हो, एशियन भी हो, अफ्रीकन भी हो और यूरोपियन भी हो। कई बार ये डिफरेंस आ जाता है एंटीबॉडी बनने में, तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमारे रिजल्ट्स जनरलाइज हो जाए, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो जाए। तो सारे मरीज हम इंडिया से नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया हमारे लिए इस समय बहुत ही क्रूशियल सेंटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर तक हमारा सैंपल साइज पूरा हो जाएगा। फिर एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल सब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बने हुए हैं। और एनालाइज के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि पब्लिश करना। पब्लिश करने में भी आजकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ जर्नल्स वीकली निकल रहे हैं और वो वर्ल्ड क्लास हैं।
फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती है रेगुलेटरी बॉडी से। रेगुलेटरी बॉडी एवरीथिंग चेक करती है, क्योंकि वी आर प्लेइंग विद द ह्यूमन लाइफ। अब जैसे ये एक एग्जांपल हुआ था कि एक सीरियस एडवर्स रिएक्शन हो गई थी एक मरीज को, तो क्लिनिकल ट्रायल बीच में रोकना पड़ा। तो उसमें हमको सारी एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट करनी होती है, रेगुलेटरी बॉडी सब कुछ चेक करती है, तब वो आपको लाइसेंस देगी। देन वी गो टू मैन्युफैक्चर पार्ट। वो मैन्युफैक्चर ओवरनाइट हो नहीं सकता। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये पहले से किया था कि दे वर कॉन्फिडेंट कि हमारी जो वैक्सीन है वो सफल होगी। उन्होंने रिस्क लेके मैन्युफैक्चर का 10 लाख वैक्सीन का ऑर्डर पहले ही कर दिया था। तो अगर वैक्सीन सफल हुई तो 10 लाख तो हमारे पास है ही मैन्युफैक्चर। तो लेकिन बाकी जैन साहब जो है, ये 10 लाख भारत के लिए क्या होता है? भारत को इसमें बहुत बड़ा फायदा है शैलेश जी, क्योंकि भारत के लिए रहता हूँ उस मोहल्ले में भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। 10 लाख से बड़ा वो मोहल्ला है। नहीं, पहले तो यह है कि इसमें मोनोपोली किसी कंट्री की नहीं होनी चाहिए कि हमने इसको इन्वेंशन किया पहले हम। ये सारी दुनिया में एक साथ जाना चाहिए, और इसमें सभी कंट्री ऑलमोस्ट इस चीज के लिए एग्री है। और इंडिया को 10 करोड़ जो है वो मैन्युफैक्चर हो तो कहीं कह सकते हैं कि भाई कम से कम वर्कर्स इनको जो है हम नहीं जी 10 करोड़ से भी ज्यादा ऐसा है कि वैक्सीन आएगी तो ऐसा नहीं सबको लगाना है। हम लोग को पहले रिस्क पॉपुलेशन है उनको लगाना है। आपको मालूम है 80% लोगों को तो कोई सिम्टम होता नहीं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जो यंग पॉपुलेशन है जिसको कोई सीरियस बीमारी होने का चांस नहीं है, उसको पहले नहीं देना है। हेल्थ केयर वर्कर या जो रिस्क ओल्ड एज है, मालूम जिसमें कोमोर्बिडिटी है, पहले उनको देना है। उसके बाद फिर तब अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम बचता है देन बाकी पॉपुलेशन को दे सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब अपने 80 करोड़ लोगों को देने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग को 10-20 करोड़ में भी काफी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। जो ओल्ड एज पॉपुलेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन, उनको ही टारगेट करना है। ये पेंडेमिक में कभी भी जनरलाइज वैक्सीनेशन नहीं होता कि सबको पॉपुलेशन करो। जो रिस्क पॉपुलेशन है उसको करिए, उसको करते करते साल भर जाएगा जब तक पेंडेमिक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। शैलेश जी 50% लोग तो हमारे वैसे इम्यून हो जाएंगे इंडिया में। मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों के सामने रखता हूं कि ये जो वैक्सीन है ये तो जब आएगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, और एक रिपोर्ट आई है कि जो कहती है कि मई जून में भारत में 27% लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके थे। एक रिपोर्ट जो है अब एक सेरो सर्वे की रिपोर्ट अब और आ रही है जो कह रही है 40% लोग जो है इन्फेक्टेड हैं उन एरिया में जहां सर्वे किया गया। जाहिर सी बात है कि भारत में गाँव में और दूर दराज के इलाकों में होता नहीं है, और गाँव में और दूर दराज के इलाकों में इसकी पहुंच भी अभी नहीं हुई है। जो मेनली अर्बन एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहीं पे ज्यादा ये जो है उसकी पहुंच भी हुई है, ज्यादा घातक भी है। गाँव में चूंकि खुला हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता भी है, ज्यादातर लोग खुद ठीक हो जा रहे हैं। तो होने वाली क्या स्थिति है? मतलब ये वैक्सीन से लोग जो हैं सुरक्षित होंगे या हर्ड इम्यूनिटी से? ये आखिरी सवाल है डॉक्टर अशोक सिंह आपसे। देखिए, जैसा हमने पहले बताया कि अभी 1 साल होने में हम लोग को 2-3 महीना बाकी है, फरवरी समझिए। तो हमको फरवरी तक सबको सावधानी रखना है। ओल्ड जो रिस्क पॉपुलेशन है, ओल्ड एज है, उनको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना जो स्टेरॉइड प्रोटोकॉल है वो माइल्ड केसेस में दीजिए। पेशेंट सीरियस होना नहीं चाहिए, उनको आईसीयू में जाने का नंबर नहीं आना चाहिए, मॉर्टेलिटी ऑटोमेटिक बच जाएगी। हम लोग को नंबर नहीं देखते, जो बीमार आदमी है उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, और जो रिस्क पॉपुलेशन उसका बचाव होना चाहिए। ये हम लोग 3-4 महीना स्ट्रेटजी अपनाएं तो जनवरी फरवरी के बाद ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वैक्सीन आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। आएगा तो रिस्क पॉपुलेशन उसको नहीं आएगा तो भी ठीक है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अशोक जैन और आपसे कि वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी पहले, कौन आएगा? शैलेश जी, अभी तो ये लग रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी पहले चल रही है इंडिया में। मार्च में हम लोग कहते हैं कि लाखों लोग इन्फेक्टेड होके ठीक भी हो गए, जब कोई विश्वास नहीं करता था। गवर्नमेंट कहते थे हमारे यहाँ तो केवल 14 मरीज है, 15 मरीज है, 45 मरीज है। अब गवर्नमेंट कम से कम ये एक्सेप्ट कर रही है कि मई तक 27% लोग इफेक्ट हो चुके हैं। मेरा एस्टिमेट है कि 15-20 करोड़ हमारे लोग
इम्यून हो चुके हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। यस ज्यादा। और ये लोग दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर एक ऑफिस में 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 में से पहली रो में वो लोग बैठे हैं जो इम्यून हो चुके हैं, तो आखिरी रो वाला बच जाएगा अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज ऑफिस में आता है। तो हमारे लिए प्रोटेक्शन तो आ चुका है काफी हद तक, और ये हर्ड इम्यूनिटी इस एंगल से शुरू भी हो चुकी है। तो हर्ड इम्यूनिटी पहले आएगी, वैक्सीन बाद में आएगी। इंडिया को नहीं चाहिए अपने डेटा मैनिपुलेट करना या टेस्ट कम करना, टेस्ट ज्यादा करने चाहिए हमको। उससे फायदा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि टेस्ट ज्यादा करना चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं वो एक बात तय कर चुकी हैं कि हमको नंबर 1 पे नहीं जाना है। अब ब्राजील से हम ऊपर हो चुके हैं, अमेरिका से ऊपर नहीं जाना है। इसलिए जब हम 95 लाख तक पहुंच गए पर डे, तो हमने टेस्ट को घटा दिया, जबकि बहुत बढ़ाने की जरूरत थी। वैसे भी जो टेस्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा नहीं थे भारत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। पर जो भी भारत का पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक जैनर और डॉक्टर अशोक सिंह जी, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हम समझते हैं कि लोगों के मन में जो चिंता थी वो काफी हद तक दूर होगी। जैसे कि एक ये उम्मीद करना कि अगले जनवरी फरवरी तक हम जो है काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। जनवरी फरवरी तक शायद वैक्सीन भी आ जाएगा, कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी होंगे, कुछ जो सचमुच बहुत गंभीर जो आपने डॉक्टर अशोक सिंह बताया कि जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो ज्यादा उम्र के हैं, प्लस सबसे ज्यादा चिंता जो है हेल्थ वर्कर्स की है, डॉक्टर्स की है। बहुत बड़ी संख्या है डॉक्टर्स की जिनकी जिंदगी नहीं बच पाई। तो सबसे पहले अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। शायद वैक्सीन जो है कम से कम डॉक्टर्स को और जो नर्सेज हैं उनको और जो दूसरे हेल्थ वर्कर हैं उनको सुरक्षित कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आज का प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक सिंह से, जो मुंबई में डॉक्टर अशोक सिंह सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर अशोक जैनर से जो ब्रिटेन में डॉक्टर हैं, और दोनों ही लोग भारत में कोरोना को बहुत करीब से देख रहे हैं, उसके इलाज को देख रहे हैं, उसको लेकर जितने भी डेवलपमेंट है उसको देख रहे हैं। और इन्होंने हमारे साथ मिल करके जो शेयर किया है वो निश्चित तौर पे हम सब लोगों के काम आएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलने से पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि satyhindi.com से आप जुड़िए, और जुड़ने का तरीका ये है कि इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन का एक बटन आएगा, उस बटन को अगर आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, पत्रकारिता की बड़ी विचित्र स्थिति है अभी। कुछ लोग बिल्कुल गोदी मीडिया कहते हैं वो हो गए हैं, कुछ कॉर्पोरेट मीडिया है, जो सामाजिक कंसर्न है बहुत कम हो गया है, और जो लोग कर रहे हैं उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जो दर्शक और जो चैनल या जो पाठक और जो प्रकाशक वो मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।